हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये मेरे यूट्यूब चैनल जीडी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। ये मेरा सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर 10 है। इसमें मैं आपको केमिकल फार्मूला और उसके टाइप्स बताऊंगा और केमिकल फार्मूला पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केमिकल फार्मूला होता क्या है, यानी रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र की डेफिनेशन यानी केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ये जल का रासायनिक सूत्र है। इस रासायनिक सूत्र से क्या पता चल रहा है कि जल का जो एक अणु है, जल एक यौगिक है और इसका जो एक अणु है उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसी से डेफिनेशन बन जाएगी केमिकल फार्मूला की। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों और उनके परमाणुओं के बीच के अनुपात को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन सुनिए। रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र वह सूत्र होता है जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं और उनके आपस में अनुपात को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है, उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। अब ये तो रासायनिक सूत्र की डेफिनेशन नोट्स में आपको मिल जाएगी। अब इसके मैं रासायनिक सूत्र के टाइप्स आपको बताना चाहता हूँ। तो जो केमिकल फार्मूला होता है उसके जो टाइप्स होते हैं, देखिए केमिकल फार्मूला के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है उसका अणु सूत्र। अणु सूत्र, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। दूसरा जो होता है, ये पहला अणु सूत्र हो गया। दूसरा होता है सरल सूत्र, इसके कई नाम हैं, या मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, एक और नाम है इसका अनुभवजन्य सूत्र, यानी इसको बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। थर्ड टाइप है, जो तीसरा है केमिकल फार्मूला का, जो तीसरा टाइप है उसे बोलते हैं संरचना सूत्र, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या हुई? किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों और उनके परमाणुओं के अनुपात को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है उसे केमिकल फार्मूला कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी अणु सूत्र, सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र या अनुभवजन्य सूत्र, और तीसरा होता है संरचना सूत्र। इन तीनों को सबसे पहले जो तीनों की डेफिनेशन है मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मेथेन का एग्जाम्पल ले लेता हूं। मीथेन या मेथेन भी कहते हैं इसको। मीथेन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है मीथेन, या फिर एक ऐसा कंपाउंड ले लेता हूं जिसमें मैं सरल सूत्र भी बना सकूं, क्योंकि मीथेन का अणु सूत्र और जो सरल सूत्र है वो एक ही हो जाएगा, तो आपको समझ में शायद देर में आए। मैं एथेन ले लेता हूं। एथेन का जो सूत्र है वो है C2H6। अब एथेन का ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को MF से शो कर रहा हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला अणु सूत्र हो गया। अब इसमें आपको इस सूत्र से ये लग रहा है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है, इनका जो रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन का 2:6 है। ये इसका वास्तविक अनुपात है। एथेन के एक अणु में कार्बन और हाइड्रोजन वास्तविक रूप से किस अनुपात में है? 2:6 में है, तभी तो है C2H6। लेकिन इसको हम अगर सरल करें, एक सरल पूर्णांक संख्या बनाएं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो बनेगा CH3, यानी 1:3 है। तो जो CH3 है वो एथेन का क्या है? इंपेरिकल फार्मूला है। इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? C2H6। इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया? CH3। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला, एथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, कार्बन कार्बन से एक बॉन्ड से जुड़ा है और 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन
इस तरह से जुड़े हैं। ये सब आगे चल के मैं बताऊंगा ये कैसे होते हैं, अभी इतना जानिए। ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, किसका? मेथेन का, एथेन का, सॉरी। तो एथेन के 3 फॉर्मूला होगा यहाँ पे। एक ऐसा फॉर्मूला है एथेन का जो एथेन में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच वास्तविक अनुपात को दर्शाता है, कि उसमें वास्तविक रूप में कितने कौन कौन से तत्व के कितने परमाणु हैं। यानी कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, यानी C2H6 होगा तभी वो एथेन होगा। दूसरा एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें जो विभिन्न परमाणु हैं उनके रेशियो को एक सरल पूर्णांक संख्या में काट दिया गया है, तो वो दर्शा रहा है 1:3, तो CH3। ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसे बोलते हैं सरल सूत्र, क्योंकि अनुपात को सरल कर दिया गया है, इसलिए इसे सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र या अनुभवजन्य सूत्र भी कहते हैं। और एक ऐसा फॉर्मूला है जो अणु में विभिन्न परमाणु की व्यवस्था कैसी है, कौन किससे कैसे जुड़ा है, उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आया? तो एक बार फिर से सुनिए। जो 3 प्रकार के हमने एग्जाम्पल से मैंने आपको तीनों प्रकार के डेफिनेशन मैं समझा देता हूं। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी एथेन के एग्जाम्पल मैंने लिया C2H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन होगी, अणु सूत्र की क्या डेफिनेशन होगी? वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच वास्तविक अनुपात को दर्शाता है या वास्तविक संख्या को दर्शाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। दूसरा है सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र या एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये एक ऐसा सूत्र होता है जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच सरल पूर्णांक अनुपात को दर्शाता है, ठीक है ना। तीसरा जो होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र होता है। यह एक ऐसा सूत्र होता है जो कि किसी यौगिक में विभिन्न परमाणुओं के आपस में जुड़ने की व्यवस्था को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये सब थे, हमने आपको इनकी सबकी डेफिनेशन बता दी, जो कि आपको डिटेल में नोट्स में मिल जाएगी। यहाँ मेरा उद्देश्य ये है, इन तीनों की डेफिनेशन के बाद मैं आपको इनके बेसिस न्यूमेरिकल्स बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। एक क्वेश्चन है कि आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो, ठीक है ना, ज्ञात करो, जिसमें द्रव्यमान द्वारा द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन, 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है, और 30.1% क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जब भी आपको मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र ज्ञात करने को आएंगे, तो उसमें जो जिसका आपको सूत्र ज्ञात करना है उसमें जो भी तत्व हैं उनके प्रतिशत मात्रा ग्राम दी होगी, तो उन प्रतिशत मात्राओं के हिसाब से ही आपको क्या करना है, उसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके क्या क्या स्टेप है मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व के लिए सबसे पहले आप याद रखिए, जो जो तत्व दिए गए हैं उनके आपको परमाणु भार, या तो क्वेश्चन में दिए होंगे, नहीं बेसिकली कुछ तत्वों के परमाणु भार है, मैंने बताए थे आपको, पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा, उन्हीं से बेसिस क्वेश्चन आते हैं। तो परमाणु भार आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, हो ही जाते हैं याद। तो यहाँ पर मैं करता हूं, सबसे पहले द्रव्यमान के अनुसार जो परसेंट दिया है उसको ग्राम में चेंज कर लेता हूं। क्या दिया है, क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, क्या दिया है? आयरन इक्वल टू दिया है 69.9 ग्राम, परसेंट को ग्राम में लिखा है ना, द्रव्यमान द्वारा, द्रव्यमान का मतलब होता है इतने ग्राम। और ऑक्सीजन, आयरन का ऑक्साइड है तो दो ही चीज होंगी आयरन के ऑक्साइड में, आयरन होगा और ऑक्सीजन, तीसरा तत्व तो कोई होगा नहीं। तो ऑक्सीजन इक्वल टू दिया है 30.1 ग्राम, ठीक है ना। इसके अलावा आयरन का परमाणु भार होता है आयरन का परमाणु भार होता है 56 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, ये तो पता ही होगा आपको। ये सब हो गया। इसके बाद में एक टेबल बनती है,
एक टेबल बनती है, उस टेबल से सॉल्व करेंगे इसको। इस चीज कर देते हैं, गौर से देखिए, टेबल से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले लिखते हैं हम कौन कौन से तत्व हैं, फिर तत्व की प्रतिशत मात्रा लिखते हैं ग्राम में, जो भी जैसे दी है। परमाणु भार लिखते हैं उसका, परमाणु भार के बाद एक निकालते हैं आपेक्षिक संख्या। आपेक्षिक संख्या कैसे निकलती है? प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग देकर। इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। फिर सरलतम संख्या, सरलतम संख्या होती है एक, सब बताऊंगा कैसे होता है। फिर तत्वों के बीच अनुपात, तत्वों में सरल पूर्ण अनुपात या पूर्णांक अनुपात, ये स्टेप आपको याद रखनी है। ये टेबल बनती है जब भी आपको एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने को आता है। ये स्टेप है। तत्व कौन कौन से हैं? एक तो आयरन है और दूसरा कौन सा? ऑक्सीजन है। दो तत्व दिए हैं। आयरन की प्रतिशत मात्रा जो दी है 69.9 दी है। परमाणु भार आयरन का कितना है? 56 है। आपेक्षिक संख्या याद रखिए कैसे निकालते हैं। आपेक्षिक संख्या क्या करते हैं, जो प्रतिशत मात्रा ग्राम में होती है उस 56 से डिवाइड कर देते हैं, यानी परमाणु भार से। प्रतिशत मात्रा ग्राम में अपॉन परमाणु भार बराबर होती है आपेक्षिक संख्या। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये वैल्यू आएगी 1.24 आ जाएगी। वैल्यू 1.24 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद ये 1.24 हो गया। दूसरा देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 30.1 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 16 है। और इसको जब करेंगे आप 30.1 अपॉन 16, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये वैल्यू आएगी 1.88, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या है इसके आगे? ये हो गया। अब इसके आगे क्या करना है आपको? नेक्स्ट स्टेप है सरल अनुपात। सरल अनुपात कैसे निकालते हैं? सरल संख्या, सरल संख्या कैसे निकालते हैं कि जो भी आपका आपेक्षिक संख्या निकली है उनमें जो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या है उसका समय डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों में सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या कौन सी है? 1.24। तो 1.24 अपॉन 1.24 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या का समय आपको डिवाइड कर देना, उसमें भी और दूसरे जो तत्व है उसमें भी। 1.88 अपॉन 1.24 इसका भी करेंगे। जब इसका आप डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 1.5 आएगा लगभग, ठीक है ना। ये 1.5 आ जाएगा लगभग 1.88 अपॉन 1.24, ठीक है ना। तो ये 1.5 आ गया। अब देखिए जो सरलतम संख्या तो ये हो गई, ये सरलतम संख्या आ गई। कैसे आई? कि सबसे पहले जो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या उसका समय डिवाइड करके। अब तत्वों में सरल पूर्ण अनुपात निकालना हमको, ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो जो सरलतम संख्या आती है उसमें हम किसी दोनों में या जितने भी तत्व हैं उन सबके सरलतम जो संख्या है उसमें इतने का मल्टीप्लाई करते हैं कि जो पॉइंट वाली संख्या है वो पूर्णांक में आ जाए। तो आपको पता है कि जो 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1.5 में कितने करो? 2 का करो 3 हो जाएगा। तो 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई इसको पूर्णांक में बदलने के लिए अगर इसमें करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा ये तत्वों में सरल अनुपात हो जाएगा 1 × 2 इक्वल टू 2 और 1.5 × 2 इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। आयरन कितने आए? Fe2, O कितने आए? O3। क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मैं इसको समझाता हूं कि मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो मूलानुपाती सूत्र यहां तक निकलेगा। अगर इसमें पूछा जाता अणु सूत्र भी ज्ञात करो तो आपको क्वेश्चन में या तो अणुभार दिया होता है या बाष्प घनत्व दिया होता है, और बाष्प घनत्व दिया होता है तो अणुभार बराबर होता है 2 × बाष्प घनत्व, उससे अणुभार निकल आता है। फिर वो मैं आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा अणु सूत्र भी ज्ञात करने का। इसमें चूंकि ऐसा कुछ नहीं दिया था इसलिए ये क्वेश्चन मूलानुपाती सूत्र तक ही रहता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी किसी सवाल में ये दिया होगा कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करिए तो उसमें जो परसेंटेज मात्रा दी होगी तत्वों की उनको ग्राम में लिख लीजिए, जितना % वही ग्राम में, और उन सबके जो भी तत्व परमाणु भार लिख लीजिए। टेबल बनाइए,
टेबल में ये कॉलम बनेंगे, पहले तत्व, उसकी जो प्रतिशत मात्रा है, उसका परमाणु भार, आपेक्षिक संख्या। आपेक्षिक संख्या कैसे निकलती है? जो प्रतिशत मात्रा है परमाणु भार का डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट के 2-3 डिजिट तक इसको कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए। फिर इसके बाद क्या है, आपेक्षिक संख्या निकाल ली ऐसे ही। फिर क्या, सरलतम संख्या। सरलतम संख्या कैसे निकलती है? जब सबकी आपेक्षिक संख्या आप निकाल लेंगे प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग देके, फिर आप ये देखेंगे सबसे सरलतम सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या कौन सी है। जो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या होगी उसमें आप क्या करेंगे, उसी का सब में डिवाइड कर देंगे। तो या तो यहीं पे आपका सरलतम अनुपात आ जाएगा, जैसे 1 है, यहाँ हो सकता है 2 आ जाता, पूर्ण पॉइंट में ना रहता तो ठीक है, वही लिख देंगे, यहाँ पे सरल पूर्ण अनुपात हो गया। नहीं आता, पॉइंट में आता है, तो हम किसी एक ऐसी संख्या से इन पॉइंट वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूर्णांक में बदल जाए। फिर जब आप पॉइंट वाले में मल्टीप्लाई जितनी संख्या का करेंगे उसका फिर सब में करेंगे। जैसे 1.5 दूनी 3 होता है, 1.2 1.5 इंटू 2 जा कितना होगा, 3 होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया है अगर आपने सरल पूर्ण अनुपात में चेंज करने के लिए, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आयरन की जो संख्या आ जाएगी 2 आ जाएगी परमाणुओं की, ऑक्सीजन की 3 आ जाएगी। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3। ओके, ये एक क्वेश्चन इस तरह का। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि कोई एक यौगिक का हमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, और दिया क्या क्या है इसमें, तत्व दिए हैं। सोडियम दिया है 32.28, इसमें दिया है Na इक्वल टू 32.28%, ठीक है। सल्फर दिया है 22.57, सल्फर 22.57% दिया है सल्फर, और ऑक्सीजन दिया 45.05, ऑक्सीजन दिया 45.05%। ओके, ये दिया है। तो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए कि किसी यौगिक में या किसी यौगिक का प्रतिशत संघटन इस प्रकार है, सोडियम इक्वल टू इतना, सल्फर इक्वल टू इतना, ऑक्सीजन इक्वल टू इतना, तो इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। तो मैंने दिया है, ये लिख लिया। टेबल ऐसी ही बनेगी, टेबल यही रहेगी आपकी। अब चेंज क्या हो जाएगा इसमें तत्व बढ़ जाएंगे। ऊपर वाले अभी जो न्यूमेरिकल कराया उसमें 2 तत्व थे, इसमें 3 है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये परमाणु भार आपको याद होना चाहिए कुछ तत्वों के। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। कैसे? तत्व दिया सोडियम Na, फिर क्या दिया सल्फर, और फिर क्या दिया ऑक्सीजन। ये 3 तत्व हैं, ये टेबल है हमारे। ओके, अब क्या है, सोडियम की प्रतिशत मात्रा ग्राम में 32.28 हो गई, परमाणु भार सोडियम कितना 23 है। अब आपेक्षिक संख्या कैसे निकालेंगे, 32.28 अपॉन 23 डिवाइड करिए। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.4 आ जाएगा, 1.4 ये आ गया यहां तक। अब दूसरे एलिमेंट को करिए सॉल्व। दूसरा क्या दिया सल्फर, सल्फर दिया 22.57, ये तो इसकी मात्रा हो गई, और इसका परमाणु भार है 32। आपेक्षिक संख्या कैसे निकलेगी, 22.57 अपॉन 32। इसको सॉल्व करेंगे 0.7 आ जाएगा, ठीक है ना, इतनी आ रहा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का दिया है 45.05, परमाणु भार 16 है, 45.05 अपॉन 16 करेंगे तो ये लगभग कितना आता है, इसको करेंगे 4 आ जाएगा, नहीं सॉरी 2.8 आएगा, 2.8 आ गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अब क्या होगा, यहां तक तो आपको समझ में ही आ गया है। सरलतम संख्या मैंने बताया था, जो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या है उसका सब में डिवाइड कर दो। सबसे छोटी कौन सी है, 0.7, 1.4 अपॉन 0.7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 दूनी 14, 0.7 अपॉन 0.7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 एकम 7, 2.8 अपॉन 0.7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 चौके 28। ये देखो पहले से सरलतम अनुपात आ गया, पूर्णांक अनुपात, इसमें किसी का मल्टीप्लाई करना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कोई संख्या इसमें दशमलव में नहीं है। तो तत्वों में सरल पूर्ण अनुपात क्या आ गया, 2, 1, 4। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का, सोडियम कितने आए 2 यानी Na2, सल्फर कितना आया 1 S,
ऑक्सीजन कितने आए 4O4 Na2SO4। ओके, समझ में आया? तो क्या किया हमने, पहले तत्व, प्रतिशत मात्रा, परमाणु भार, आपेक्षिक संख्या। आपेक्षिक संख्या तक याद रखो, प्रतिशत मात्रा जो भी है उसे ग्राम में मान के परमाणु भार से डिवाइड कर दो। आपेक्षिक संख्या जब सबकी निकल आएंगे उसमें ये देखो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अपेक्षिक संख्या होगी उसी का सब में डिवाइड करके सरल अनुपात निकाल लो। यहाँ अगर सरल अनुपात ना आता, पॉइंट में आता, तो किसी एक ऐसी संख्या से हम मल्टीप्लाई सब में कर देते, सभी तत्वों के सरल संख्या में, कि एक पूर्णांक संख्या बन जाती, वही उसका अनुपात हो जाता। अब एक क्वेश्चन में ऐसा और बता देता हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जिसमें अणुसूत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको हटाइए, ये आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। एक और बताता हूं मैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि इसमें दिया है कार्बन इक्वल टू 61%, कार्बन इक्वल टू 61%, फिर दिया है हाइड्रोजन इक्वल टू दिया है 11.88%, हाइड्रोजन इक्वल टू 11.88%, बाष्प घनत्व दिया है, बाष्प घनत्व दिया है, कितना दिया है बाष्प घनत्व 59। ओके, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। क्वेश्चन क्या है पहले सुनो। किसी यौगिक का प्रतिशत संगठन इस प्रकार है, C इक्वल टू 61%, H इक्वल टू 11.88% तथा उसका बाष्प घनत्व 59, तो उसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन होगा। अब इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी किसी यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्राएं दी हो, तो उनको एक बार आप देख लीजिए उनका टोटल करके, क्या उनका टोटल 100 आ रहा है। अगर 100 नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें जो तत्वों की प्रतिशत मात्राएं दी हैं उनके अलावा कोई तीसरा तत्व भी है। वो तीसरा तत्व क्या होगा, ऑक्सीजन। हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, ऑक्सीजन। उसकी प्रतिशत मात्रा छिपी हुई है, वो आपको निकालनी पड़ेगी, ऐसे ही सॉल्व नहीं कर देंगे, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होता है। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन को आप जोड़िए 61 और 11 को, ये 100 तो हो नहीं रहा, ये लगभग 72 या जो कुछ भी जो होगा, बाकी क्या है, बाकी ऑक्सीजन है। यानी आपको तीसरा एलिमेंट भी दिया गया है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिशत ऑक्सीजन इक्वल टू 100 में से कार्बन प्लस हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राएं जोड़ के घटा दीजिए। तो ये क्या निकलेगा, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। 100 माइनस कार्बन कितना है 61 प्लस 11.88, इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा जो निकलेगी आपकी, वो लगभग 27.12 निकलेगी, 27.12%। ये है, इसको याद रखिएगा। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ये बात समझ में आई मेरी। अब आगे सॉल्व करके देखिए, 3 तत्व आपके हो गए, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन। कार्बन की प्रतिशत मात्रा 61 है, हाइड्रोजन की कितनी है 11.88 है, और ऑक्सीजन की कितनी निकाली 27.12। ये हो गया। अब क्या होगा, अब सबके परमाणु भार, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का आप जानते हो परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 रख दीजिए इसमें एक ही रखेंगे परमाणु भार, सॉरी हाइड्रोजन का 1 हो गया, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 16 हो गया। ठीक है, परमाणु भार है, अणु भार नहीं है, अणु भार होता है 2 रखते। तो अब आपेक्षिक संख्या निकालिए। आपेक्षिक संख्या कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था 61/12, यानी प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग देके, तो ये लगभग निकलेगा 12 पंचे 60, 5 आ गया। एक पूरी संख्या ले लो, लगभग 5 आ गया, 12 पंचे 60 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 11.88/1 इक्वल टू 11.88 ही हो जाएगा ये, ठीक है। ये होगा 27.12/16, इसको करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 1.69, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या निकले, ये सब इसकी अपेक्षिक संख्या निकल आई। इनमें सबसे छोटी अपेक्षिक संख्या कौन सी है 1.69, यानी इसी से आपको सबका डिवाइड करना है। 5/1.69, 1.69 को मैं 7 ले लेता हूँ, चलो ठीक है 1.69,
इक्वल टू, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम इससे 1.7 लें तो 17 त्रिया 51, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 50 हो गए, 17 त्रिया 51, ये वैल्यू 3 आएगी लगभग, कितनी आएगी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसका करोगे 11.88 अपॉन 1.69, इसको जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 7, ये 7 आ जाएगी। 1.69 अपॉन 1.69 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ सीधे सीधे पूर्ण संख्या आ गई। तो कार्बन आए 3, हाइड्रोजन आए 7, ऑक्सीजन कितना आया 1। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू आ गया C3H7O। अब यही बात खत्म नहीं हुई, ये इंपेरिकल फॉर्मूला आया, हमें निकालना क्या है, यहीं से क्वेश्चन, अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, अब यहीं से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो मैंने कहा था न्यूमेरिकल में या तो बाष्प घनत्व दिया होगा या अणु भार। अगर अणु भार दिया तो सीधी सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाष्प घनत्व दिया तो पहले निकालो अणु भार। अणु भार इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, 2 इंटू बाष्प घनत्व, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अणु भार बराबर 2 इंटू बाष्प घनत्व, तो अणु भार बराबर आ गया 2 इंटू बाष्प घनत्व कितना दिया 59, तो ये हो जाएगा 2 नाम 18 की 8 हासिल 1 25 10 118, ये अणु भार आया। जब अणु भार निकल आए फिर निकालिए मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार ये कैसे निकलता है, मूलानुपाती सूत्र भार होता है जो मूलानुपाती सूत्र में जो परमाणु दिए उनके परमाणु भार जोड़ दो। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है लेकिन 3 कार्बन है, 3 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता 7 है, 7 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, इन सबको जोड़ दो। 12 3 36 प्लस 7 प्लस 16, इनको जोड़ो। 7 6 13, 13 6 19 की 9 हासिल 1, 3 और 1 4 59 आ गया। ये मूलानुपाती सूत्र भार आ गया। जब अणुभार निकल आए, मूलानुपाती सूत्र भार निकल आए, फिर एक संख्या निकालते हैं n। एक फॉर्मूला फिर से आ गया, n बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र, एक फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिएगा। ये 2 फॉर्मूला आपको नए हैं जो कि अगर न्यूमेरिकल अणुभार तक जाता, सॉरी अणु सूत्र तक जाता है तो आपको ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो अणुभार वाला 2 इंटू बाष्प घनत्व, अगर डायरेक्ट अणुभार दिया है तो इससे कोई फॉर्मूला का वहां यूज नहीं होगा। जब अणुभार निकाल लोगे तो मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती सूत्र भार, उसमें जितने भी परमाणु हैं उन सबका परमाणु भार जोड़ के निकाल लोगे। फिर एक n पूर्णांक संख्या है, इसको कैसे निकालते हैं, जो भी अणुभार है उसमें मूलानुपाती सूत्र भार का भाग दे देंगे तो एक पूर्णांक संख्या निकल आएगी। तो n की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर n इक्वल टू अणुभार कितना 118 बटे मूलानुपाती सूत्र कितना 59, हमेशा पूर्णांक संख्या आएगी 2 आ गया। n की वैल्यू 2 आ गई। बस अब क्या है, निकालना क्या है हमें, हमको निकालना है अणु सूत्र। फिर लास्ट में एक फॉर्मूला लगेगा, यहां बता देता हूं मैं। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इन इंपेरिकल फॉर्मूला का होल n, ये भी एक सूत्र याद कर लीजिए। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n, तो अणु सूत्र बराबर आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र क्या निकाला हमने C3H7O, C3H7O का होल n की वैल्यू कितनी निकाली 2, 2 में सबका मल्टीप्लाई कर दो, C 3 दूनी 6, H 7 दूनी 14, O 2, ये निकला अणु सूत्र, यौगिक अणु सूत्र आ गया। इस न्यूमेरिकल को मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, बाकी आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सारे टाइप सही रहेंगे मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र निकालने के। क्वेश्चन जो था वो गिवन दिया था, इसमें क्या दिया था कि एक यौगिक का प्रतिशत संगठन इस प्रकार है, कार्बन इतना %, हाइड्रोजन इतना %, और उसका बाष्प घनत्व ये है, तो मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा कि जब भी प्रतिशत मात्राएं दी हो तो उनका टोटल करिए। उन तत्वों की प्रतिशत मात्राओं का टोटल अगर 100 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित है, और वो ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, जो भी प्रतिशत मात्रा दी है उनका टोटल करके 100 से उनको माइनस कर देंगे, जो शेष बचेगा वो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकल आएगी। तो ये तो हमें प्रतिशत मात्रा पता चल गई। फिर बाष्प घनत्व दिया है, अणुभार दिया है, तो समझ लो अणु सूत्र निकालना ही है। अणुभार डायरेक्ट दिया तो ठीक है, बाष्प घनत्व दिया है तो बाष्प घनत्व में 2 का मल्टीप्लाई करके अणु क्या निकलता है, अणुभार निकलता है। टेबल वही बनती है, पहले तत्व लिखते हैं, फिर प्रतिशत मात्रा,
फिर परमाणु भार, आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं? प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का डिवाइड करके। फिर सरल संख्या कैसे निकलती है? जो भी आपेक्षिक संख्या निकली है उनमें जो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या होगा उसके सब में डिवाइड करके सरल संख्या निकल आएगी। फिर सरल संख्या के बाद तत्वों में सरल अनुपात, सरल पूर्ण अनुपात, क्योंकि कभी कभी सरल संख्या क्या होती है? पॉइंट में आती है, तो उसे एक ऐसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि एक पूर्णांक बदल जाए, दशमलव हट जाए, और उसी संख्या का सब में मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत पड़ी नहीं, तो कार्बन 3 आ गए, हाइड्रोजन 7 आ गया, ऑक्सीजन 1 आया, मूलानुपाती सूत्र निकला C3H7O। लेकिन यही नहीं रुकना है, अणु सूत्र निकालना था। तो अणु सूत्र निकालने का फॉर्मूला याद रखो, अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। उसके लिए हमें n की वैल्यू चाहिए। अब n की वैल्यू चाहिए तो n के बराबर होता है अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अब अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, तो अणु भार भी चाहिए, मूलानुपाती सूत्र भार चाहिए। मूलानुपाती सूत्र भार तो नॉर्मल है क्योंकि आपने मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया, उसमें जितने भी परमाणु हैं उन सबके परमाणु भारों को जोड़ के मूलानुपाती सूत्र भार आ जाएगा। अणु भार कहाँ से आए? अणु भार या तो गिवन होगा, नहीं होगा गिवन तो जो भी वाष्प घनत्व दिया उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अणु भार आ गया। जब दोनों की वैल्यू पता चल गई हमने तो अणु भार 118/59 मूलानुपाती सूत्र भार निकाला, एक पूर्णांक संख्या n आ गई। जब n की वैल्यू पता चल गई तो एक फॉर्मूला अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n। तो मूलानुपाती सूत्र हमने निकाला था C3H7O होल n यानी 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया अणु सूत्र। समझ में आया? तो ये आज का मेरा टॉपिक नंबर 10 था, इसको मैं यही समाप्त करता हूँ। और इसमें मैंने आपको क्या बताया? मैंने केमिकल फार्मूला और उसके टाइप्स जो 3 थे, एक तो था अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा था मूलानुपाती सूत्र जिसे अनुभवजन्य सूत्र या सरल सूत्र भी कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, तीसरा था संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर उन पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद जो नया लेक्चर होगा 11, उसमें मैं आपको तत्वों का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना, क्योंकि यौगिक में कौन सा तत्व कितनी प्रतिशत मात्रा में है। यहाँ तो प्रतिशत मात्रा दे दी गई थी, लेकिन उसमें यौगिक का फॉर्मूला दिया होगा और कहा जाएगा कि इसमें विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकालो। एक तो वो बताऊंगा और सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।